देखिए, इस वीडियो में मैं आपको अपब्रिंगिंग के बारे में एक दो चीजें बताऊंगा। अपब्रिंगिंग यानी बच्चों की परवरिश किस तरह से करना चाहिए। देखिए, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे कैरेक्टर पर इस बात का बहुत ही ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है कि हमारे माँ बाप आपस में किस तरह से बिहेव करते हैं, और वो लोग जो हमारे माँ बाप के साथ रहते हैं, ये सभी लोग आपस में किस तरह से बिहेव करते हैं। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है, और देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बचपन में हमारी खुद की सोचने समझने की ताकत कोई बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुई होती है, और इसी वजह से जो कुछ भी हम अपने आसपास होता हुआ देखते हैं, हम उसी को सही मानते हैं और उसी को स्टैंडर्ड मानकर हम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी अपने साथ वालों से बिहेव करते हैं। और इसीलिए देखिए, ये चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है कि माँ बाप इस बात को एंश्योर करें, यानी सुनिश्चित करें कि वो लोग आपस में एक दूसरे से, और वो लोग जो उनके साथ रहते हैं, सभी आपस में एक दूसरे से बहुत ही अच्छी तरह से बिहेव करें, और घर में इस तरह का माहौल बनाएं कि बच्चे को यह बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि सभी लोग उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करते हैं, और ये भी कि वो इन सभी लोगों के बीच में पूरी तरह से महफूज है। ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज देखिए, आप ये भी समझिए कि आपको अगर छोटे से छोटे स्कूल में पढ़ाना है, और चाहे छोटे से छोटे बच्चों को पढ़ाना है, और चाहे ABCD 1 2 3 4 आ ई ई सिखाना है, उसके लिए भी आपके पास कम से कम B.Ed की डिग्री होना चाहिए, यानी आपको कम से कम वहां पर पढ़ाने के लिए प्रोफेशनली क्वालिफाइड होना चाहिए। बिना उसके आप वहां पर नहीं पढ़ा सकते। और इसी से इस चीज के बारे में जरा सा खुद सोचकर देखिए कि वो टीचर्स जिन्हें बच्चों को केवल 4 या 5 घंटे तक सिखाना है, और ये सिखाने की नौकरी भी उन्हें केवल तब मिलेगी जब वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड होंगे। सोचिए पेरेंट्स के बारे में जिन्हें अपने बच्चों को बाकी की पूरी जिंदगी सिखाना है, और उनके साथ तब तक रहना है जब तक कि उनके बच्चे उन्हें खुद छोड़कर नहीं चले जाते। उनके लिए फिजिकली, इमोशनली, मेंटली और फाइनेंशियली क्वालिफाइड होना कितना ज्यादा जरूरी होता होगा। अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई है, तो फिर आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी कि ज्यादातर पेरेंट्स इस तरह से क्वालिफाइड नहीं होते हैं, और इसी वजह से उनमें और उनके बच्चों में एक जनरेशन गैप आ जाता है, जिसमें होता यह है कि माँ बाप समझ ही नहीं पाते कि बच्चा असल में क्या चाहता है, और बच्चा जो है वो ये समझना ही नहीं चाहता है कि माँ बाप क्या चाहते हैं। अब देखिए, इसी से एक दो सवाल उठते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाले सवाल हैं कि भाई ऐसा हो कैसे गया कि वो माँ बाप जिन्होंने एक बच्चे को पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, वो यही नहीं समझ पा रहे कि बच्चा असल में चाहता क्या है। भाई, होना तो ये चाहिए था कि क्योंकि आप अपने बच्चे के साथ बचपन से रह रहे हैं, आपको अपने बच्चे की सभी खूबियां भी मालूम होना चाहिए थी और सभी खामियां भी मालूम होना चाहिए थी। और ना केवल ये, आपको ये भी मालूम होना चाहिए था कि आपके बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है, आपके बच्चे का टैलेंट क्या है, और उसका पैशन क्या है। पर अगर आपको ये सभी चीजें बहुत अच्छी तरह से नहीं मालूम थी, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आप भाई साहब अंधे थे, और आपकी जो बीवी हैं उन्होंने जानबूझकर अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। ये हो गई दूसरी चीज। तीसरी चीज देखिए, आप ये भी समझिए कि भले ही चाहे आपको अपने बच्चों के बारे में इतना सब कुछ नहीं मालूम हो, पर फिर भी आपको कम से कम अपने बच्चों की फितरत के बारे में जरूर मालूम होना चाहिए। और ऐसा इसलिए कि कल को कहीं ऐसा नहीं हो कि जब आप अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर चुके हैं, तो आपके बच्चे आपको जाकर वृद्धाश्रम में जमा कर आ जाएं। पर अगर बच्चे ऐसा करते भी हैं, तो देखिए, इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि संस्कार माँ बाप के ही दिए हुए होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि बड़े होने के बाद अगर बच्चे अपने आप के साथ और अपने माँ बाप के साथ अच्छा करते हैं, तो इसका पूरा क्रेडिट माँ बाप को जाता है, और अगर बच्चे बड़े होने के बाद अपने आप के साथ बुरा करते हैं और अपने माँ बाप के साथ बुरा करते हैं, तो भी इसका पूरा क्रेडिट माँ बाप को ही जाता है। अब आ जाइए किताब पर, और सवाल ये उठता है कि हम अपने बच्चों को अच्छी परवरिश किस तरह से दे सकते हैं। और इस चीज को समझने के लिए आप सबसे पहले ये समझिए कि माँ बाप असल में होते कितने तरह के हैं। देखिए, पेरेंट्स असल में 4 तरह के होते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा तरह के पेरेंट्स असल में वो होते हैं जो हमेशा अपने बच्चों को सही करते रहते हैं, अपने बच्चों के हर काम में गलती निकालते रहते हैं, हमेशा अपने बच्चों को ये बताते रहते हैं कि देखो, हमने दुनिया देख रखी है, तुम्हें जो कुछ भी करना है हमसे पूछ कर किया करो। इसके अलावा इस तरह के पेरेंट्स की सबसे बड़ी खासियत ये रहती है
कि इनके पास अपने बच्चों के लिए टाइम ही नहीं रहता। इनके बच्चे या तो नौकर पालता है या कि फिर कोई आया पालती है, और इसी वजह से इनके बच्चों में ना तो अपनी माँ की कोई बात आ पाती है, ना ही अपने बाप की कोई बात आ पाती है। अब देखिए, इस तरह के पेरेंट्स जिनके होते हैं, उनके बच्चे अपनी जिंदगी में कभी भी कोई इनिशिएटिव नहीं ले पाते। किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन लेने में उन्हें हमेशा यही लगता रहता है कि कहीं मुझसे कोई गलती नहीं हो जाए, जिसकी वजह से ये अपनी जिंदगी में जो कुछ भी काम करते हैं या तो दूसरों से पूछकर करते हैं या कि फिर दूसरों की देखा देखी में आकर करते हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं ये इनका खुद का चुना हुआ नहीं है, इस तरह के लोगों में जिंदगी भर मोटिवेशन की कमी बनी रहती है। दूसरी तरह के जो पेरेंट्स होते हैं, ये असल में उस तरह के पेरेंट्स होते हैं जो अपने बिहेवियर में कंसिस्टेंट नहीं होते। और कंसिस्टेंट नहीं होने से मतलब यह है कि या तो बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करते हैं या कि फिर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। इस तरह के पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं, अगर इन्हें बहुत ही ज्यादा मोहब्बत मिल जाए तो आगे चलकर ये बहुत ही ज्यादा सेल्फिश यानी बहुत ही ज्यादा मतलबी हो जाते हैं, और अगर इनको ध्यान नहीं मिले तो ये आगे चलकर इस तरह के हो जाते हैं कि हमने तो आज तक अपने बाप की भी नहीं सुनी। और देखिए, इस तरह के जो बच्चे होते हैं, जब तक फैमिली में रहते हैं या अगर फैमिली का बिजनेस संभालते हैं तो देखिए थोड़ा बहुत सरवाइव कर भी लेते हैं, पर अपने दम पर एक कदम भी नहीं चल पाते। तीसरी तरह के पेरेंट्स असल में उस तरह के पेरेंट्स होते हैं जिन्हें खुद को अपने बचपन में अपने माँ बाप से कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिला होता है, जिसका बदला ये अपने बच्चों से लेते हैं। अब इस चीज के बारे में जरा सा सोच कर देखिए। जब बच्चा अपनी माँ से मार खाता है तो अपनी माँ के सामने ही खड़ा होकर रोता है, और इसलिए रोता है ताकि माँ को उस पर दया आए, माँ उसको गोद में उठाए, पुचकारे और चुप कराए। अगर माँ ऐसा नहीं करती है तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि बच्चे में आगे चलकर बहुत सारी इमोशनल प्रॉब्लम्स पैदा हो जाएंगी। इस चीज को जरा सा समझ भी लीजिए। देखिए, वो बच्चा जिसे अपनी माँ से मोहब्बत नहीं मिली होती, वो अपनी पूरी जिंदगी मोहब्बत ही ढूंढता रहता है, और अगर उसे कभी कहीं पर मोहब्बत मिल भी जाए तो वो उस मोहब्बत पर इसलिए भरोसा नहीं कर पाता क्योंकि उसे अपनी माँ से ही मोहब्बत नहीं मिली होती है। अब देखिए, इस तरह का जो बंदा होता है, इस तरह के बंदे की सेल्फ एस्टीम बहुत ही ज्यादा कम होती है, और ये अपनी जिंदगी में जितने भी काम करता है उन सभी कामों को करने के पीछे उसका केवल और केवल एक ही मोटिव रहता है कि पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। अब आ जाइए चौथी तरह के पेरेंट्स पर। और इस तरह के जो पेरेंट्स होते हैं, ये अपने बच्चों को सबसे सही तरह की परवरिश देते हैं। अब सवाल उठता है कि सही तरह की परवरिश कैसी होती है? सही तरह की परवरिश ऐसी होती है कि बेटे तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए, इस तरह के पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं, ये बड़े होकर एक वेल डेवलप्ड पर्सनालिटी बनाते हैं। ये लोग इमोशनली स्टेबल होते हैं और इनमें सेल्फ एस्टीम कमाल की होती है। इसके अलावा ये लोग अपनी काबिलियत को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और अपनी काबिलियत के हिसाब से ही अपनी जिंदगी के फैसले लेते हैं, और उन फैसलों पर पूरी तरह से कायम भी रहते हैं और अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी भी लेते हैं। इस चीज को जरा सा समझ भी लीजिए। देखिए, वो इंसान जो अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी नहीं लेता, यानी वो इंसान जो अपने फेलियर्स के लिए या तो दूसरों को जिम्मेदार मानता है या कि फिर दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है, ये अपनी जिंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। अब देखिए, पेरेंट्स की जो ये ग्रेडेशंस बताई गई हैं, अलग अलग पेरेंट्स में अलग अलग क्वालिटीज अलग अलग क्वांटिटीज में हो सकती हैं। दूसरी चीज देखिए, आप ये भी समझिए। देखिए, बुक में रॉबर्ट ग्रीन साहब ने जो जॉन बॉल्बी साहब का एग्जाम्पल दिया है, इसमें मदर शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है, पर क्योंकि रिसर्च पेपर्स में पेरेंट और चिल्ड्रन के अटैचमेंट के बारे में बात की जाती है, इसीलिए इस वीडियो में मैंने पेरेंट शब्द का इस्तेमाल किया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप अपने बच्चों को सही तरह की परवरिश देना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए? और इसका सबसे आसान तरीका यह रहता है कि आप केवल अपने बचपन के दिनों को याद करिए और यह समझने की कोशिश करिए कि बचपन में आपके माँ बाप ने आपके साथ क्या किया था, जिसके बारे में आप आज ये सोचते हैं कि अगर आपके माँ बाप ने ऐसा किया होता तो सही रहता। आप वही चीज अपने बच्चों के साथ करिए और आप अपने बच्चों को एक बहुत ही अच्छी परवरिश दे पाएंगे। इस चीज को एक बार फिर से समझिए। देखिए, अगर आप अपने बच्चों को एक अच्छी तरह की परवरिश देना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों की परवरिश करते समय उन गलतियों को करने से बचिए
जो आपकी परवरिश करते समय आपके माँ बाप ने करी थी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अच्छी परवरिश असल में उसे कहा जाता है जिसमें बच्चों में अपने माँ बाप की सभी अच्छाइयां तो आए, बुराई एक भी नहीं आ पाए। ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि आप में और आपके बच्चों में जनरेशन गैप नहीं आए, तो आपको उनसे हमेशा माँ या बाप की तरह ही बात नहीं करना चाहिए। कभी कभी उनसे भाई या बहन की तरह भी बात करना चाहिए। इस चीज को जरा सा एग्जाम्पल से समझकर भी देख लीजिए। देखिए, मैं और मेरा बेटा हम लोग पिछले हफ्ते शज़ैम देखने गए। अगले हफ्ते किसी भी दिन हम लोग हेलबॉय देखने चले जाएंगे। पर ये जो मूवी आ रही है एंड गेम, मैं अपने बेटे को इसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो दिखाऊंगा। अब देखिए, इसके पीछे की जो फिलॉसफी है ये उस समय की है जब मैं खुद कॉलेज में पढ़ता था। और ये फिलॉसफी कुछ इस तरह की है कि भाई आज फाइनल एग्जाम तो नहीं है ना, और फाइनल एग्जाम नहीं है तो देखिए क्लासेस तो रोज चलती हैं। पर एंड गेम जैसी जो मूवी है, इसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो जिंदगी में केवल एक बार लगता है, जिसे कुछ भी कर छोड़ा नहीं जा सकता। और अगर आज फाइनल एग्जाम होता तो मैं पहले फाइनल एग्जाम देता, पर उसके बाद अपने घर में तब तक नहीं जाता जब तक मैं इस पिक्चर को नहीं देख लेता। अब देखिए, इस बात को आप भी समझते हैं कि इस फिलॉसफी का कोई सेंस नहीं है, पर यहां पर बात सेंस एस्टेब्लिश करने की नहीं हो रही है। ये काम जब मैं करूंगा तो ये काम मेरे और मेरे बेटे में वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा जिसकी कोई काट नहीं होगी। ये हो गई दूसरी चीज। तीसरी चीज देखिए, अगर आप अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों के सामने कम से कम वो जरूर करिए जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे करें। यानी ये चीज असल में इस तरह से नहीं हो सकती कि आप खुद तो दिन भर मोबाइल में उलझे रहें, टीवी देखते रहें, इधर उधर बेकार में घूमते रहें और बच्चे से ये उम्मीद करें कि वो मन लगाकर पढ़ाई करेगा, अच्छा करियर बनाएगा और आपका नाम भी रोशन करेगा। ये हो गई तीसरी चीज। चौथी और सबसे ज्यादा जरूरी चीज, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बच्चों की परवरिश करते समय आपसे क्या क्या गलतियां हो सकती हैं और कहां कहां पर गलतियां हो सकती हैं, तो आप गिजू भाई बधेका साहब की इन 4 किताबों को जरूर पढ़िए। अब जरा सा इनके बारे में एक दो चीजें और भी समझ लीजिए। देखिए, गिजू भाई बधेका साहब को मूंछों वाली मां भी कहा जाता है, और बच्चों की एजुकेशन किस तरह से की जाना चाहिए और बच्चों की अपब्रिंगिंग किस तरह से करना चाहिए, इन दोनों टॉपिक्स पर इन्होंने कम से कम 200 किताबें लिख रखी हैं। और अगर भारत में एजुकेशन की बात की जाए तो किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में बिना इनको पढ़े एजुकेशन की पढ़ाई पूरी ही नहीं हो सकती है। दूसरी चीज देखिए, अगर इन 4 किताबों के बारे में बात की जाए तो ये 4 किताबें बहुत ही आसान हिंदी में हैं। इन्हें बड़े आराम से 1 महीने में पढ़कर खत्म किया जा सकता है और ये बड़ी आसानी से सीखा जा सकता है कि बच्चों की परवरिश किस तरह से करना चाहिए। और इन 4 किताबों की इंपॉर्टेंस को आप इस बात से समझ लीजिए कि मैंने इन किताबों को 10 साल पहले पढ़ा था और मेरे बेटे ने पहला शब्द पापा कहा था। एक चीज और भी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, आज तक अपने वीडियोस में मैंने जितनी भी किताबें रिकमेंड की हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स उन किताबों के कवर्स की वजह से, उन किताबों के पब्लिशर्स की वजह से और उन किताबों की कीमतों की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरी चीज देखिए, फिर यह भी रहती है कि ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि अमेजन पर अच्छी क्वालिटी की सस्ती किताबें कैसे ढूंढी जा सकती हैं। और इसीलिए अगर आप ओरिजिनल किताबें खरीदना चाहते हैं और सबसे कम कीमत पर खरीदना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर विजिट करिए और आपको सभी किताबें मिल जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस किताब को पढ़ेंगे और इस वीडियो को भी शेयर जरूर करेंगे। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।